अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 6 जनवरी की रात को 10 बजे एक शौहर अपने कामकाज को खत्म करने के बाद अपने घर आता है। बेगम उसको खाना देती है, वो खाना खाता है और खाना खाने के कुछ देर के बाद ही उसकी तबीयत बेजार होने लगती है। तबीयत में तलखी सी आने लगती है और इस तलखी को खत्म करने के लिए घर की छत पर चला जाता है, जहाँ पर ताज़ा हवा है और खुली छत है। चक्कर लगाने लगता है। इतने में बेगम साहिबा पीछे आ गई और आकर कहा, क्या हो गया आपको? तो कहने लगा कि तबीयत बड़ी बेजार सी हो रही है, तलखी हो रही है। कहती है कि ओहो, तो ऊपर क्यों आ गए आप? चले डॉक्टर के चलते हैं, अभी चलते हैं। आगे से शौहर कहता है, नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, थोड़ी सी तलखी है, 2-4 चक्कर लगाता हूँ, फिर ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद छत पर कुछ देर चक्कर लगाता है और लगाने के बाद अपने कमरे में जाके सो जाता है। सुबह हुई, बेगम उठी लेकिन शौहर ना उठा। आवाज दी तो कोई जवाब ना आया और फिर जब करीब जाके देखा तो धड़कन बंद, सांसें बंद, जिस्म ठंडा पड़ा हुआ और कुछ कुछ जगहों से बॉडी, जिस्म नीला हो रहा था। इसने क्या किया? इसने फौरन से अपने घर में जो ससुराल वाले थे, जेठ थे, चीखो पुकार करने लगी, शोर डालने लगी, रोने लगी। जब उन्होंने सुना इस चीखो पुकार को, शोर को, वो भागे आए और आकर देखा तो उसका तो हाल ही बुरा है। फौरन से इसको हॉस्पिटल और अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती शौहर की फिर मौत हो जाती है। 7 जनवरी को यानी अगले दिन मुकामी कब्रिस्तान में इसे दफना दिया गया। 11 जनवरी 4 दिन के बाद इसकी बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और सब कुछ खुलवा भी लिया, उगलवा भी लिया। असल में ये बीवी ही अपने शौहर की कातिला थी। ये सब ड्रामा कर रही थी कि चलो डॉक्टर के चलते हैं ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं, मेरा किसी को पता ना चले। असल में इसी ने खाना कुछ ऐसा दिया था जिसकी वजह से शौहर की तबीयत में बड़ी तलखी आ रही। अब इसका क्या मुफाद था? इसने ऐसा क्यों किया? और हैरत की बात है कि ना कोई झगड़ा, ना कोई मसला, क्या किसी के कहने पर किया या खुद ही इसके साथ अब रहना नहीं चाहती थी? तो ये तमाम डिटेल्स और ये तमाम सवालात, इनके जवाबात आज के इसी व्लॉग में मैं आपको तफ्तीश के मुताबिक बताऊंगी कि ये अफसोसनाक वाकया क्यों और कैसे हो गया। साहिवाल चीचावतनी में फैमिली रहती है। मोहम्मद असलम साहब हैं घर के सरबराह। इनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है वो बिलाल है और बिलाल मैरिड है। उसके बाद इनका बेटा है अहमद, दूसरे नंबर पर आता है और अहमद भी मैरिड है। तीसरे नंबर वाला बेटा है इब्रार और इब्रार की उम्र है 25 साल, जो कि अनमैरिड है। ये तीसरे नंबर पर है। 2 साल पहले 2024 में इब्रार के लिए वालिद ने रिश्ते ढूंढने शुरू किए और इनके इसी रिश्ते ढूंढते ढूंढते ये बात पहुंच गई रहीम यार खान के रिश्तेदारों के पास। रहीम यार खान के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने फौरन से असलम साहब को फोन किया और ये कहा कि आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं इब्रार का, हमसे तो पूछ लेते। तो फिर उन्होंने एक लड़की जिसका नाम ज़ेब है, उसका रिश्ता दिखाया। ज़ेब बहुत खूबसूरत भी है, रहीम यार खान की ही रिहायशी है और उनकी देखी भाली है, पुराना जानते। वो रिश्ता दिखाते हैं, वालिदैन देखते हैं और फिर दोनों फैमिलीज को एक दूसरे पर कोई एतराज नहीं होता, सेलेक्ट हो जाते हैं। और फिर जनाब ये शादी आज से 2 साल पहले हो चुकी होती है। जब ज़ेब रहीम यार खान से रुखसत होकर आई तो यहाँ पर ज़ाहिर है नया घर, नया माहौल और चूंकि ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म का कभी कोई मसला नहीं हुआ। अब इस शादी को पूरे 2 साल गुजर चुके हैं और बड़ी पुरसकून और खुशहाल ये मियाँ बीवी है, ये शादी है जो गुजर रही है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इनके यहाँ औलाद नहीं हुई इन 2 सालों में। लेकिन 2 सालों के औलाद ना होने की वजह भी कभी इनकी लड़ाई का सबब नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। 6 जनवरी की रात थी। शौहर जब घर आया और अपनी बीवी से कहा, खाना दे दो जल्दी से, बड़ी भूख लगी। अब जब बीवी खाना देती है, ये खाना खाता है और खाना खाने के कुछ ही देर के बाद तबीयत में शदीद तलखी आई। उठा, छत पे चला गया और छत पर जाकर टहलने लगा। बीवी ने कहा, इसको क्या हो गया? खाना खाया और फौरन छत पर चला गया। पीछे गई और जाकर कहा, क्या हो गया आपको? कहने लगा, पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे तलखी हो रही। कुछ देर और चक्कर लगाए और फिर अपने कमरे में जाके लेट गया, सो गया। ये वकुआ मैं आपको 6 जनवरी का बता रही हूँ जब खाना दिया। अगला दिन है 7 जनवरी। 7 जनवरी को सुबह रूटीन के मुताबिक उठा नहीं। इब्रार की जिस्म पर नीले धब्बे,
जिस्म ठंडाई, धड़कन बंद, सांसें बंद। फौरन से शोर मचाने लगी, रोने धोने लगी। रोने की आवाजें सुनकर, चूंकि ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, तो घर वाले ससुराल वाले सारे फौरन इकट्ठे हो गए। अगर कहती देखो क्या हो गया इब्रार को, देखो क्या हो गया, तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर्स ने चेकअप किया और फिर कहा हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप लोगों ने आने में देर कर दी। जब ये कह दिया डॉक्टर्स ने तो मैयत को घर ही लाना था ना, रोते धोते घर लाए। रहीम यार खान ज़ेब की फैमिली को इतला दी, सब रिश्तेदारों को इतला कर दी गई। मैयत को जब घर लाए तो तदफीन की तैयारियां शुरू की और फिर गुस्ल देने का जब टाइम आया तो इसके भाई पास खड़े थे और बिलाल जो है वो बिल्कुल करीब था, चूंकि सबसे बड़ा भी था और जिम्मेदार इंसान था। जैसे इन भाई को गुस्ल देने लगे तो इसके जिस्म पर देखा कि नीले रंग के जगह जगह धब्बे हैं। सोच में पड़ गया कि ये क्या बात है, जवान भाई मेरा अचानक से इसको कुछ था भी नहीं, फौत हो गया और धब्बे क्यों पड़े। अपने छोटे भाई अहमद को फौरन आवाज देता, कहता है अहमद इधर आओ, जरा जल्दी आओ। अहमद जाता है, कहते जी भाई। कहते देखो यार जरा मुझे ये धब्बे धब्बे लग रहे हैं, कहीं मेरा वहम तो नहीं। अहमद गौर से देखता है तो कहता है नहीं भाई धब्बे पड़े हुए हैं। अपने वालिद को बुलाते हैं, खामोशी के साथ, शोर शराबा नहीं डाला। असलम साहब उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि अब्बा जी ये अपनी मौत नहीं मरा, इसके साथ कुछ और किया है, मामला कुछ गड़बड़ है। देखिए नीले रंग के धब्बे कभी आपने सुना किसी भी मौत में पड़े हो। बाप कहता है जो भी है खामोश हो जाओ, पूरी बरादरी इकट्ठी हुई है, हमारे पल्ले इज्जत नहीं रहेगी। वैसे भी खाना खाने से इसकी तबीयत खराब हुई थी ना, तो न जाने खाने में ना कुछ ऐसा वैसा हो, क्यों पूरी बरादरी में जलील होना है। अपनी जबान को यहीं पे बंद कर लो, बाद में बात करेंगे। सब चुप कर गए। गुस्ल कंप्लीट हुआ और मुकामी कब्रिस्तान में इसको दफना दिया गया। बीवी के घर वाले भी चूंकि आए हुए थे, सबने अफसोस भी किया, साथ भी दिया। दफनाने के बाद रात गुजर गई, अगले दिन कुल का खत्म दिलवाया गया और फिर बीवी ने यानी ज़ेब ने खामोशी से जाके अपने वालिद को कहा कि अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, बच्चे मेरे नहीं हैं, शौहर मेरा चला गया, मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे वो कमरा बहुत काट रहा है, मैंने वहां नहीं रहना। बाप ने कहा इद्दत तो पूरी करो फिर उसके बाद आ जाना, कोई मसला नहीं। कहती नहीं, मैं आपके पास आपके घर में इद्दत पूरी कर लूंगी, मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे खौफ आ रहा है। वालिद ने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ। वालिद गए ससुर के पास। अब पूरी बरादरी जा चुकी है, चूंकि कुल का खत्म भी हो चुका, और जाकर उनको कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, दुखी है, कुछ दिन रखूंगा फिर खुद आके छोड़ जाऊंगा। ससुर तो पहले ही डबल माइंडेड था, चूंकि नीले धब्बे थे और खामोश था बरादरी की वजह से। कहता है नहीं अभी नहीं जाना, आपने 5 मिनट वेट करें, मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी, फिर उसके बाद ही जाना, जो भी करना है वो करना है। कहते ठीक हो गया। ये लोग बैठ गए। आप 2-4 मेहमान जिनको सी ऑफ करना था वो करने के बाद इधर से इसके घर वाले यानी मरहूम की फैमिली और उधर से बीवी उसकी फैमिली, ये लोग बैठ गए आपस में। बैठकर बात शुरू की ससुर ने। ससुर ने कहा मेरे बेटे के जिस्म पर नीले रंग के धब्बे पड़े हुए थे, आपको पता है? ससुर कहता है नहीं मुझे नहीं पता। कहता मैं बता देता हूँ आपको, उसके पूरे जिस्म पे नीले धब्बे थे, हमने खुद देखा है, हमने तो जानबूझ के आवाज नहीं निकाली कि बरादरी पूरी इकट्ठी है, कैसे मामलात सेटल होंगे, जलालत हो जाएगी। ससुर ने और फिर जनाब इसके दोनों जेठ हैं जो, उन्होंने कहा पूछो इससे क्यों है हमारे भाई के जिस्म पर नीले धब्बे, ना वो बीमार था ना कुछ था, अच्छा खासा आया था, खाना इसने डाल के दिया और उसके बाद वो ठीक ही नहीं हुआ, अच्छा तो चक्कर लगाने लगे, क्या मसला है इसका, क्या किया इसने हमारे भाई को। आगे से ससुर कहता है तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो, मेरी बेटी के मुतल्लिक अभी तो उसका जनाजा उठे 2 दिन नहीं गुजरे और साथ ही ज़ेब शुरू हो जाती। कहती हाय मेरा शौहर, मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं आप लोग, मैं क्यों कुछ करूंगी अपने शौहर को, मैं तो खुद बहुत दुखी हूँ कि ये क्या हो गया मेरे मियाँ के साथ, आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, अभी से इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे। फुल ड्रामा। आपको पता है कि उनकी तबीयत में तलखी थी, अब खाना उन्होंने बाहर से क्या खाया है, कौन सा खाना खा बैठे हैं जो रिएक्ट कर गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसकी वजह से ये मामला बन गया। मुझे क्या जरूरत है अपना हंसता बसता घर बर्बाद करूं। वालिद को ज्यादा उसे चिढ़ता है, वो कहते क्यों मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की फजूल बातें करते हुए और इल्जाम लगाते हुए। गर्मा गर्मी हो गई। एक भाई ने 15 पर कॉल कर दी, जेठ ने। पुलिस आ जाती है थाना सिटी चीचावतनी से और थाना भी यही लगता है। नफरी आ गई, आके नफरी ने पूछा हाँ भाई वो इन पे इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं हमें क्यों गंदा कर रहे हो, इल्जाम क्यों लगा रहे हो। एक एक बंदे को पुलिस सुनती है, पूछती है। पुलिस कहती दोनों फैमिलीज आ जाएं, बड़े खाने चल के बात हो।
تھانے لے گئے اور بیوی کو زیب کو تو وہیں سے پولیس آفیسر نے پکڑ کے رکھا، اپنی حراست میں رکھا۔ تھانے میں جا کے جب تفتیش کی اس سے روایتی انداز میں سوال پہ سوال، تو آگے سے اس نے سارا قصہ اور ماجرا کھول دیا۔ وہ کیا تھا سنیے۔ تفتیش کے دوران بتاتی ہے کہ رحیم یار خان میں میرا ایک کزن ہے جس کا نام احسان ہے۔ میں شادی سے پہلے اس کو بہت پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا اور مجھے اس سے بے تحاشا محبت تھی۔ پولیس نے کہا کہ بی بی پھر شادی کرنی تھی اس سے کیوں نہیں کی؟ کہتی ہے کہ وہ سیٹ نہیں تھا، جاب شاپ تھی نہیں، تو میں اگر اپنے والد صاحب کو بتاتی بھی، زور بھی ڈالتی، تو بھی یہ رشتہ نہیں ہونا تھا کیونکہ اس کا کوئی روزگار تھا ہی نہیں۔ میں خاموش ہو گئی، یہ رشتہ آیا اور میں نے خاموشی سے یہاں شادی کر لی۔ شادی کے بعد بھی میں احسان سے اسی طرح سے گپ شپ مارتی تھی جیسے کہ شادی سے پہلے مارتی تھی۔ تو مجھے اپنا شوہر میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی برا لگتا تھا چونکہ مجھے تو احسان پسند تھا۔ اب آ کے احسان کا بہترین روزگار ہو چکا تھا اور پھر احسان نے اور میں نے یہ پلان کیا کہ اب ہم شادی کرتے ہیں، اولاد بھی تو نہیں ہوئی، تو پھر میں نے اس کو ٹھکانے لگانے کا سوچا۔ ہم دونوں نے جو پلان کیا اس پلان کے مطابق ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں کالا پتھر پیس کر ایک بوتل میں مکس کر لیتی ہوں اپنے میاں کے آنے سے پہلے، شوہر کو جب کھانا ڈال کے دیتی ہوں ساتھ بوتل دیتی ہوں اور بڑے پیار محبت سے سرو کرتی ہوں۔ وہ پیار پیار سے کھانا بھی کھاتے ہیں اور بوتل بھی پی لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ بوتل پی لیتے ہیں تو ان کی طبیعت میں تلخی آ گئی۔ یہ وہ وجہ ہے۔ پولیس نے پوچھا کہ بی بی کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم طلاق لے لیتی اگر اتنا ہی تمہیں جنون تھا۔ تو آگے سے کہا کہ میں طلاق کیسے لیتی، سب کو پتا تھا کہ میرا شوہر اچھا ہے، ذمہ داری پوری کرتا ہے، کسی قسم کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی نقص ہی نہیں تھا۔ نقص ہوتا تو میں کوئی ایشو بھی بناتی، نقص تھا ہی نہیں تو کیسے سب کو کہتی کہ میں نے طلاق لینی، میں نے گندے ہو جانا تھا۔ اس لیے پھر میں نے کالے پتھر کا سوچا اور پھر اس کو دیا کہ یہ مر جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، رحیم یار خان چلی جاؤں گی اور احسان تو ہے ہی میرا کزن، آرام سے میری وہاں پہ شادی ہو جائے گی۔ پولیس نے جناب 302 کا ایک مقدمہ درج کیا اور مدعی اس میں بنا شوہر کا بھائی بلال۔ 2 نامزد ملزمان اس میں لکھے گئے، ایک جناب احسان اور دوسرا اس کی بیوی زیب۔ زیب تو آلریڈی گرفتار ہو گئی۔ زیب سے پوچھا احسان کا نمبر، ٹریس کیا لوکیشن بھی اور احسان کو بھی گرفتار کر کے لے آئے اور لا کر پوچھا تو سیم ٹو سیم یہی بات احسان نے بھی بتائی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو آج کے اس ویلاگ کے اینڈ پر جو میسج دینے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بی بی نہیں رہ جاتا تھا، عشق چڑھا ہوا تھا تو جو مرضی کرتی، اس بیچارے معصوم کی جان کیوں دی، جو نہ لڑتا ہے نہ جھگڑتا ہے، تم خود اس کی تعریف کر رہی ہو۔ اور ایسی تمام بدبخت عورتیں آپ یقین کریں اپنی آسانی کے لیے، اپنی عاشقی معشوقی کے لیے کسی معصوم کی، شریف کی جان لے کر یہ سوچتی ہیں کہ آپ سکون سے زندگی گزرے گی، نہیں، اب سلاخوں کے پیچھے گزرے گی زندگی۔ اب آپ قاتلہ ہیں، سٹیمپ ہے آپ کے اوپر قاتلہ کی۔ آج اس شوہر کو مار دیا جس میں کوئی نقص ہی نہیں ہے، جو عزت کرتا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ کل کو احسان کو چھوڑے گی اگر تو باہر آ گئی؟ اور یہی اگزامپل باقی تمام عورتوں کے لیے اور خصوصی آدمیوں کے لیے جو شادی شدہ عورتوں سے یاریاں ڈالتے ہیں اور پھر ان کے شوہروں کو مارتے ہیں اس امید پر کہ میرے ساتھ رہے گی۔ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، اگلا وار آپ پہ کرے گی کیونکہ ہاتھ تو اس کا کھلا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی زندگی بچائیں۔ تھینک یو۔